वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है चुनाव प्रशिक्षण जारी है और जो साथी कर्मचारी साथी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रपत्र, जो विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भरे जाते हैं, खास करके पीआरओ और जो पीओ1 है उनको भी भरना पड़ता है, या कई प्रपत्र ऐसे हैं जिसमें पूरी पार्टी, पोलिंग पार्टी के साइन होंगे। तो वो सारे प्रपत्र किस तरीके से भरे जाएंगे, उनके नमूना यानी जो मॉडल, एक तरह से आपको समझाने के लिए पूरे फॉर्मेट में आपको भरे हुए बता रहा हूँ, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कई साथियों की डिमांड थी कि एक बार जो फॉर्मेट है वो भरे हुए बताया जाए। तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सारे फॉर्मेट है वो आपको भर करके बताऊंगा, या भरे हुए आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा फॉर्म है वो भरा जाएगा, ताकि आपको जहाँ मतदान केंद्र पर जिस दिन आप जाएं 25 तारीख को वोट करवाने जाएंगे तो वहाँ काफ़ी हद तक आपको सुविधा होगी कि कौन से कॉलम में क्या क्या लिखना है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि विजिट शीट किस तरीके से बननी है, पीठासीन अधिकारी की डायरी है वो किस तरीके से बननी है, पीआरओ रिपोर्ट्स जो है भाग 1, 3, 2, 3, 4, 5 यानी 1 से 5 तक, जैसे मॉक पोल सर्टिफिकेट है, क्लोज का बटन है, बैटरी सीयू की बैटरी का चेंज के जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो। इसके अलावा थाना अधिकारी को पत्र कैसे लिखना है, बैलेट पेपर अगर जारी करते हैं आप तो जैसे उसमें एजेंट की नियुक्ति के फॉर्म किस तरीके होंगे, टेंडर वोट का जो आपको लेखा या रजिस्टर या जो भी फॉर्म मेंटेन करना है वो कैसे करना है, चुनौती वोट के फॉर्म है वो किस तरीके से भरे जाएंगे, रसीद जो किस तरीके से कटेगी 2 रुपये की। इसके अलावा और भी जो अन्य घोषणाएं वगैरह होती है, पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं, मतदान शुरू की घोषणा, समाप्ति की घोषणा, ये सारे फॉर्मेट है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक मॉडल मॉक पोल का सर्टिफिकेट के बारे में भी कई साथियों के कमेंट थे कि वो किस तरीके से पढ़ा जाना है, तो मैं कोशिश करूंगा पूरी डिटेल में आपको बताने की। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको बाद में किसी तरह के किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़े, ना कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़े। तो एक बार पूरा वीडियो आप जरूर देखें। जो भी फॉर्मेट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब ये सारे फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कि एक तो नमूना फॉर्मेट है। नमूना फॉर्मेट का मतलब हुआ एक आपकी हेल्प के लिए है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन लगभग इसी तरह के फॉर्म आपको मिलेंगे। थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये हो सकता है कि ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ वो विधानसभा चुनाव 2022 के हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2023 है, तो हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से कई अपडेट नए जारी किए गए, कुछ फॉर्म चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक बार आप फॉर्म भरना सीख जाएंगे तो आप कोई भी फॉर्म होगा वो भर पाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आप बात बता दूं कि ये सारी जो फॉर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी सुविधा के लिए है। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है या थोड़ा सा चेंज है, बदलाव है, तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से समय समय पर अपडेट जारी होते हैं, तो कृपया जो भी लेटेस्ट निर्देश है चुनाव आयोग के उनकी पालना करें। आपको कोई डाउट है तो आप अपने प्रशिक्षण में जो भी एमटी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट करेंगे तो मैं भी बता दूंगा। और मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल भी बनाया है चुनाव से संबंधित, जिसमें आप अपनी क्वेरी है वो वहाँ रेज कर सकते हैं। मैं आपको यथासंभव जो लेटेस्ट आदेश होंगे चुनाव आयोग के वो देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से फॉर्मेट है वो आपको भरने पड़ेंगे, तो एक एक फॉर्मेट को मैं यहाँ आपको भर करके बता या भरा हुआ बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे पहला जो सबसे प्रथम आपको काम करना पड़ेगा, मॉक पोल प्रमाण पत्र। जैसे ही सवेरे 5:30 बजे आप मॉक पोल शुरू करेंगे और 7 बजे तक आपको एनी हाउ मॉक पोल पूरा करना है, और कम से कम 50 वोट आपको कास्ट करवाने हैं। ये विशेष ध्यान रखें, न्यूनतम 50, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो। अब जैसे जो मॉक पोल का दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र होगा, इसमें ये मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी फॉर्मेट होगा वहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम हो जाएगा, मतदान केंद्र की संख्या, क्रमांक वगैरह, विधानसभा वगैरह, और दिनांक आ जाएगी चुनाव की, समय आ जाएगा कितने बजे मॉक पोल का संचालन किया। उसके बाद सबसे पहले सीयू का जो क्रम होगा, जो इसकी क्रम संख्या सीरियल नंबर है, पीयू के होंगे, वीवीपैट के, ये आपको लिखने पड़ेंगे। जो भी कॉलम हो आप कॉलम को अच्छी तरह से देख करके, सारे कॉलम हिंदी में दिए होंगे, हो सकता है कुछ कॉलम चेंज हो, आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नवाचार होता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे नोटा सहित कुल कितने वोट डाले, 50 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं, 56 हो सकते हैं। मान लो जैसे 7 कैंडिडेट है, तो आप 7 × 7 डालेंगे तो 49 होंगे, तो 50 से कम हो जाएंगे, तो आपको प्रत्येक कैंडिडेट के 8 वोट डालने हैं। तो 7 × 8 = 56 हो सकते हैं, या कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 50 हो। उसके बाद में ये सुनिश्चित किया गया था कि नोटा का बटन दबाए जाने पर एलईडी जल रही थी, और बटन दबाए जाने पर बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यहाँ पे हाँ लिखना। अब ये जो इंपॉर्टेंट है आपके, ये इस तरह का फॉर्मेट होगा। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि गलती है, ये आपको समझाने के लिए है। यहाँ आपको प्रत्येक कैंडिडेट है उसको 50 वोट के हिसाब से आपको डलवाना है। मान लो यहाँ जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है,
ये सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है कि जैसे एक्स वाई और नोटा 3 ही कैंडिडेट है, तो 3 कैंडिडेट को प्रत्येक को आपको इस तरीके से वोट दिलवाना कि कम से कम 50 वोट हो। तो जैसे मान लो इसको प्रत्येक को 17-17 वोट दिलाएंगे तो 17 51, इस तरीके से आपके यहाँ भी 17 हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है कि मॉक पोल के दौरान डाले गए वोटों की संख्या, जितने आपने मशीन में वोट डाले थे, वो जितनी पर्चियाँ गिरेगी वो यहाँ संख्या आ जाएगी। तो वो संख्या और सामने वाली संख्या और ये लगभग सभी में समान आनी चाहिए। वोट भी आपको सभी को समान डालने हैं और कम से कम 50 डालने हैं नोटा सहित। यहाँ संख्या आ जाएगी जो आपने वोट डाले। सीयू द्वारा जब आप रिजल्ट सेक्शन सीयू का देखेंगे तो उसमें भी उतने ही वोट आने चाहिए। जैसे एक्स कैंडिडेट था उसको 17 वोट आपने डाले थे, यहाँ 1700 होने चाहिए। और वीवीपैट की जो पर्चियाँ आप गिनेंगे वो भी 17 होनी चाहिए। अब वीवीपैट के मामले में है कि जो 7 पर्चियाँ मशीन की टेस्टिंग की होती है वो अलग हो जाएगी, उनको आपको काउंट नहीं करना है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट की पर्चियाँ होगी वो भी 17 होनी चाहिए, अगर 3 कैंडिडेट है तो। जैसे कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से आप देख लें। और फिर यहाँ है कि डाले गए जो दिखाए डाले गए वोट, दिखाया गया परिणाम, यानी वोट इसमें सीयू में रिजल्ट या कैंडिडेट के कितने वोट्स आ रहे हैं और वीवीपैट में कितनी स्लिपें हैं, ये सभी मेल खाने चाहिए। जैसे यहाँ 17 है, यहाँ 17, तो यहाँ भी 17 होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ नहीं आ रहा है, मिसमैच है, इसका मतलब मशीन में गड़बड़ी है या आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, तो फिर आपका मॉक पोल सही नहीं होगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तीनों ऑनलाइन मिलनी चाहिए, ये भी मिलनी चाहिए, क्योंकि समान वोट डालने हैं और जो वोट जितने डाले उतने सीयू में भी शो होना चाहिए, उतनी ही पर्चियाँ गिरनी चाहिए। तो कम से कम 50 मतों का मॉक पोल कराना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो दूसरा है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा जिसमें कि मॉक पोल के पश्चात मैंने सावधानीपूर्वक ईमेल से मेमोरी साफ कर दी है और वीवीपैट के पेपर स्लिप भी हटा लिए। टोटल का बटन दबा करके सुनिए, क्योंकि इसमें जो आगे एक और प्रपत्र आएगा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का प्रपत्र 1, उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि मशीन में वोट शून्य है और जो क्लोज बटन क्लियर बटन दबा दिया है, ये भी उसमें आएगा। मेमोरी पूरी तरह से साफ हो गई है और मॉक पोल के समय निम्न अभिकर्ता और जिनके नाम है उपस्थित थे उनके हस्ताक्षर लिए गए। तो नोटा से प्रत्येक उम्मीदवार को वोट डालने और कम से कम 50 वोट डालें, तो उसके हिसाब से आप देख लें कितने वोट पड़ेंगे आपके जो भी कैंडिडेट होंगे उनके हिसाब से। अब जो नीचे होगा यहाँ, जैसे वास्तविक मतदान की शुरुआत सीए में जो कितने समय और दिनांक लिखनी है, इसमें कितने बजे आपने मॉक पोल शुरू किया। उसके बाद में यहाँ एजेंट्स के साइन होंगे, जिसमें मतदान अभिकर्ता का नाम आ जाएगा, कौन से दल से संबंधित है, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, किस कैंडिडेट का वो एजेंट है, और यहाँ इनके एजेंट के साइन होंगे। इसके अलावा मॉक पोल के लिए अगर कोई मतदाता उपस्थित नहीं था तो आपको 15 मिनट तक इंतजार करना है और 15 मिनट के बाद में आपको मॉक पोल शुरू करना है। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन कॉलम आपके लगभग ये आएंगे और पीठासीन अधिकारी का नाम है, इसमें मतदान क्रमांक वगैरह ये आ जाएगा। अगला जो है ये पीठासीन अधिकारी की घोषणा, ये मैंने आपको कहा था कि ये घोषणा है, अलग अलग घोषणा होगी। मतदान प्रारंभ की घोषणा होगी, मतदान समाप्ति की भी घोषणा होगी। तो ये काफ़ी साथी ये घोषणा नहीं करते हैं, लेकिन आपको घोषणा करनी है जब भी मतदान शुरू हो। 7 बजे का समय इस बार है, तो 7 बजे जैसे मतदान शुरू हो सबसे पहले आपको घोषणा करनी है। जो भी उपस्थित वहाँ मतदाता हो और एजेंट्स हो, सभी को सुनाना है। जहाँ आपको विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा, मतदान की तारीख आ जाएगी, और मैं तो द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ता और अन्य की व्यक्ति की उपस्थिति में मॉक पोल आयोजित कर लिया है। मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और इसमें कोई भी मत अभी रिकॉर्ड में नहीं है, यानी सारे जो मत है वो डिलीट कर दिए हैं। और इसके अलावा जो भी इसके लैंग्वेज है वो पूरी आप एक बार पढ़ लें। स्पेशल टैग लगा दिया है। अब जैसे यहाँ स्ट्रिप सील की जगह ग्रीन पेपर सील, इस बार ग्रीन पेपर सील है, तो वो ग्रीन पेपर सील पर हस्ताक्षर कर दिए। एजेंट से भी आपको हस्ताक्षर करवाने हैं। स्पेशल टैग जहाँ जरूरत थी वहाँ लगा दिया है, एड्रेस टैग लगा दिया, और यहाँ पिटीशन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ जो भी एजेंट्स उपस्थित है उनके हस्ताक्षर करवाने क्रम से। और अगर मान लो कोई एजेंट हस्ताक्षर करने से मना करते तो उनका यहाँ नाम लिख दे, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया पीठासीन अधिकारी की घोषणा, जो पहला भाग है, यानी कि मतदान प्रारंभ की घोषणा। यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन आ जाएंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा भाग है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मशीन के प्रयोग, यानी मशीन को चेंज हो जाती है। मान लो पोल चल रहा है और उसके दौरान अगर कोई मशीन खराब हो गई, तो जैसे आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है कि मॉक पोल के समय अगर मशीन खराब होती है, कोई भी सीयू, बीयू या वीपैट, तो वो सिर्फ यूनिट बदली जाएगी। जैसे सीयू खराब हुई होती है तो सिर्फ सीयू बदली जाएगी, वीपैट खराब होती है तो वीपैट बदली जाएगी। लेकिन रियल पोल, वास्तविक मतदान शुरू हो गया, एक वोट भी कास्ट हो गया, 2 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, किसी भी समय अगर मशीन खराब होती है तो बीयू या सीयू में से कोई भी खराब होगी तो पूरा सेट चेंज होगा। अगर वीपैट खराब गलत होती है खाली, तो वीपैट ही चेंज होगी और उस समय मॉक पोल नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी मशीन चेंज होती है, यानी बीयू सीयू खराब होती है, तो पूरा सेट बदला जाएगा और उस दौरान आपको वापस मॉक पोल करना है। लेकिन इस बार एक एक मत देना है। ये मैंने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है,
एक बार आप प्लेलिस्ट देख लें, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको मतदान केंद्र का नाम वो लगना है, घोषणा करनी है कि मॉक पोल करके दिखाई दिया, क्योंकि आपको दूसरी मशीन चेंज कर रहे हैं, यानी ईवीएम बीयू या सीयू अगर चेंज कर रहे हैं तो आपको मॉक पोल करवाना है, तभी ये घोषणा करनी है। अगर खाली वीवीपैट चेंज कर रहे हैं तो उसमें आवश्यकता नहीं होगी। फिर वहाँ भी आपको जो भी एजेंट्स उपस्थित है उनके साइन करवाना है, पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे, तारीख लगेगी। अब मतदान के अंत में घोषणा, पहली घोषणा मतदान प्रारंभ की हो गई, उसके बाद में अगर मान लो किसी भी स्थिति में अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी है तो आपको वो घोषणा होगी। अब है मतदान के अंत की घोषणा कि मैंने उक्त मतदाताओं को मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र जो उपस्थित थे उन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, उनको 17C भाग 1 यानी जो 17 है मत लेखा पत्र है, उसकी एक कॉपी आपको एजेंट्स को देनी है। और उसमें जितने भी मत वगैरह हो वो सारे एक बार आप ध्यान से चेक कर लें। तो उसका किस किस को दी, एजेंट के साइन आ जाएंगे जिनको 17 या 17C जो है फॉर्मेट, उसका भाग 1 दिया, उसका दूसरा भाग होता है वो मतगणना के काम आता है, आपके उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 17C जो है उसका एक भाग, पहला भाग ही आपको देना है, और इसकी एक कॉपी आपको एजेंट्स को देनी है और एजेंट्स के साइन लेने हैं। अगर कोई एजेंट कॉपी लेने से मना कर देता है तो उसका यहाँ नीचे नाम लिख दें। इसके अलावा इसके यहाँ नीचे साइन वगैरह हो जाएंगे, जहाँ तक हो सके एजेंट्स के साइन करवाने हैं। उसके बाद में जैसे मशीन को मोहर बंद करेंगे, उसके पश्चात भी अगर घोषणा है कि मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट और मतदान की कैरिंग केस को मैंने मुद्रा लगा दी है, और एजेंट्स जो भी थे उन उपस्थित थे उनके भी मुद्रा लगाने की आज्ञा दे दी। और इस तरीके से आपको या पीठासीन अधिकारी के साइन है, जो भी एजेंट्स वहाँ मौजूद हो साइन करना चाहे उनके साइन करवा देने। अगला जो फॉर्मेट है वो है अब जैसे मतदान की सूचना वगैरह, ये सामान्य फॉर्मेट कोई आएंगे तो विशेष जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है जो खास आपकी डिमांड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है एक तो 17C, जिसको 17G भी कहते हैं, 17C भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, प्रारूप है। और इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये एक एक कॉपी इसकी आपको प्रत्येक एजेंट को देनी पड़ेगी, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सावधानीपूर्वक पढ़ना है। और कोई भी कॉपी जो आप दे रहे हैं वो सभी में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एजेंट को अलग संख्या लिख करके दे रहे हैं, दूसरे को अलग दे रहे हैं, तो आपकी समस्या हो जाएगी और वो फिर गलत हो जाएगा। तो इसकी कॉपी ही आपको करनी है, एक आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद में उसकी कॉपियाँ यानी आपके जो भी साथी हैं उनकी सहायता से कॉपी करवा लें लिख करके, क्योंकि वहाँ फोटो कॉपी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो आपको कॉपी ही करनी पड़ेगी। और उसमें क्या क्या फॉर्मेट होंगे, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, संख्या आ जाएगी, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा, कौन कौन सी मशीनें प्रयुक्त हुई, PUC और वीवीपैट, उनके जो एड्रेस टैग वगैरह उस पर लगे हुए क्रमांक है, मशीन के ऊपर क्रमांक है, वो आपको यहाँ लिखने हैं। अगर मशीन को चेंज होती है तो उसका फिर अलग से आपको यहाँ प्लस करके एक और जोड़ दें। उसके बाद मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या, यानी उस केंद्र पे कितने वोटर थे, मतदाता सूची जो चिन्हित भर्ती आपको मिलेगी उसमें से आपको देख लेना है कि कुल कितने वोटर थे। उसके बाद मतदाताओं के रजिस्टर 17K में कितने मतदाताओं ने वोट दिया, 17K की जो संख्या है उसका आपको यहाँ मेंशन करना है। मतदाता रजिस्टर से 17A या 17K से आपको यहाँ लिखना है कि कितने वोट पड़े। उसके बाद अब कई मामले ऐसे हो सकते हैं कि 17K में तो साइन किए तो उसका नाम तो आ जाएगा, यहाँ संख्या आ जाएगी, लेकिन उसने मशीन में मतदान नहीं किया, उसमें कौन कौन से है वो बार हो जाएंगे। तो उनमें से घटाने हैं, जैसे एक तो नियम 49O, इसके अधीन क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो मतदान करने से मना कर दे, चाहे PO1 के पास आ जाए एंट्री करवा ले, PO2 के पास एंट्री करवा ले, PO3 के पास जाए और फिर बाद में कहे कि मैं मत देना नहीं चाहता, तो उसका जो मेंशन है 17K में तो आ जाएगा, लेकिन मशीन में उसका रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो मत देने से मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये उसमें से घटाने पड़ेंगे। इसके अलावा 49M, नियम 49M ये भी इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति मतदान की गोपनीयता भंग करता है तो PRO उसको मत देने से अनुमति नहीं देता है, तो वो व्यक्ति बिना मत दिए बाहर जाएगा, भले ही वो PO1, 2, 3 के पास में सारी फॉर्मेलिटी कर ली और मतदान कक्ष में जा रहा है और जोर से चिल्ला रहा है कि मैं अमुक व्यक्ति को वोट दूंगा या उसको वोट दिया जाए या ऐसा कुछ गया, अगर किसी भी तरीके से वो मतदान की गोपनीयता भंग करता है, उसके नियमों का पालन नहीं करता है चेतावनी के बावजूद भी, तो उसको फिर मत देने नहीं दिया जाएगा। तो वो वोटर भी इसमें से कम हो जाएगा क्योंकि उसका भी वोट है मशीन में रिकॉर्ड नहीं होगा, जबकि 17K में आ जाएगा, तो ये भी इसमें से माइनस हो जाएंगे। मतदाता रजिस्टर के कॉलम में जो 5 में जो टिप्पणी होगी उसमें इसकी टिप्पणी भी की जाएगी कि इसने मतदान की गोपनीयता भंग की इसलिए इसको मत देना नहीं दिया, या कोई व्यक्ति है जिसने अपने मन से मत देने का मना कर दिया, विनिश्चय किया है रिकॉर्ड नहीं करने का, तो वो इसमें टिप्पणी भी आपको 17K के 5वें कॉलम में लिखनी है। उसके बाद 49MA के अधीन अगर कोई परीक्षण मत किया है यानी टेस्ट वोट किया है तो भी आपको उसमें से वो घटाना है, क्योंकि टेस्ट वोट में 2 एंट्री होगी 17K में, और मशीन में भी वोट है वो 2 पड़ेंगे,
तो वो वोट आपकी मशीन में से माइनस होंगे जब काउंटिंग होगी, और यहाँ 17 क में से भी माइनस होंगे। तो जैसे कोई ऐसे है तो उसकी फिर प्रारूप 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या लिखनी पड़ेगी, कितने क्रम वाले लोगों ने टेस्ट वोट किया। टेस्ट वोट का मामला है तो आपको आ जाएगा, नहीं तो आपको इसको जीरो करना है। अगला इसका कॉलम है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डालेगी, क्योंकि जो परीक्षण मत डाला जाएगा वो सबके सामने डाला जाएगा। पीआरओ साहब भी उस समय कंपार्टमेंट में जाएंगे, एजेंट भी जाएगा और वो मतदाता भी जाएगा। तो उसमें क्रमांक आएगा किस कैंडिडेट को उसने वोट दिया है, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और कितने मत दिए वो संख्या आ जाएगी। जैसे 1 2 3 जितने भी टेस्ट वोट हुए उसके अनुसार ये संख्या आ जाएगी। अब आपको यहाँ लिखना है कि मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए मतों की संख्या, मशीन में कितने वोट है ये आपको आंकड़ा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें और 17 क में फ़र्क हो सकता है, तो मैंने बता दिया कि फ़र्क किस तरीके से होगा। तो सीयू का टोटल बटन दबा करके आप इसको नोट कर लें और एजेंट्स को भी आप बता दें कि मशीन में इतने वोट रिकॉर्ड है। अब क्या मद 6 में प्रदर्शित मतों की संख्या, 6 का मतलब हो गया सीयू में, सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या मद 3 के सामने यथा प्रदर्शित मत रिकॉर्ड नहीं करने वाले। और जैसे जो भी 3 मैंने आपको बताए थे कि एक तो 49M, 49O और 49MA, इन तीनों के द्वारा जो भी वोट हुए हैं वो टोटल जो रिकॉर्ड है उस 17 का उसमें से ये माइनस होंगे, और तब जा करके ये मशीन की संख्या मिलेगी। तब ये माइनस करने के बाद में 2 - 3 - 4 अगर ऐसा करेंगे तो भी ये मेल खाती है, तो आपको लिखना है हाँ मेल खाती है, क्योंकि तभी आपका आंकड़ा है वो सही होगा। इसके अलावा अगर कोई टेंडर वोट है तो उसका अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि नियम 49P के अधीन टेंडर वोट कितने हुए। तो टेंडर वोट का न तो 17 क में मेंशन होगा, ना वो मशीन से वोट डाला जाएगा, उसका रिकॉर्ड अलग रहेगा। तो वो भी आपको टेंडर वोट के लिए दिए गए बैलेट पेपर से ये मतदान संख्या आप नोट कर लें कि जैसे आपको कितने जारी किए, तो उनमें से निवेदित मत जितने भी जारी किए हो, क्योंकि उसका भी आंकड़ा आएगा कि आपको कुल कितने मत निवेदित मत, जैसे मान लो 20 आपको मिले टेंडर वोट, जो बैलेट पेपर की तरह होते हैं, कागज पे छपे हुए जो मतपत्र होते हैं, उसमें से कुल जैसे उसकी सीरीज क्या थी तो इतने से इतने तक थे। उसके बाद में निर्वाचक को कौन सा जारी किया, जो पहले नंबर वाला जारी किया, उसके बाद जो अप्रयुक्त या कितने रहे, जैसे 1 जारी किया तो अप्रयुक्त 19 रहे, कौन कौन से रहे वो भी आप सीरीज लिख सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर सील है उनका लेखा आपको करना है। तो पेपर सील जैसे स्ट्रिप सील की जगह इस बार ग्रीन पेपर सील दी जाएगी और एक पिंक पेपर सील दी जाएगी। तो जितनी भी सील दी जाएगी आपको उसकी संख्या लिखनी है। अब और उसके बाद में कितनी प्रयुक्त हुई, कितनी वापस अप्रयुक्त आपको रिटर्निंग अधिकारी को लौटा रहे हैं। जैसे मान लो 3 मिली, 1 काम में ली तो उसकी क्रम संख्या लिख दीजिए, 2 लौटा रहे तो उसकी क्रम संख्या लिख दीजिए। कोशिश करें कि शुरुआत वाले ही लिखें ताकि बाद में आपके क्रम सही रहे। जैसे मान लो यहाँ 70 वाली थी वो काम में ली, तो उसके बाद में आपको 701 वाली 71 और 72 वाली जो शेष रहेगी वो आपको लौटानी है। अगर कोई अप्रयुक्त या डैमेज हो जाती है तो उसका फिर अलग से उसमें लिख दें कि कितनी काम में ली गई, और यहाँ जो भी एजेंट है उनके साइन करवाना है। ये 17 का फॉर्मेट है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पेपर सील कोई है तो उसका भी यहाँ मेंशन आ जाएगा, एजेंट के साइन हो जाएंगे, मतदान स्थल का नाम हो जाएगा और पीठासीन अधिकारी की यहाँ साइन हो जाएंगे। तो ये हो गया जो भी आपको मैंने बताया। इसमें सभी जो भी 17 का इम्पोर्टेंट जो 17 का मतपत्र लिखा था, इसकी एक एक कॉपी आपको सभी एजेंट्स को देनी पड़ेगी, तो ये आप ध्यान से पढ़ें। अब जो इसका जो दूसरा भाग होता है वो मतगणना से संबंधित है, तो वो मतगणना के समय काम आता है। अभी आपको चुनाव के समय इसको प्रयोग में नहीं लेना है। तो ये आपकी जो जैसे यहाँ गणना सुपरवाइजर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, जो काउंटिंग एजेंट होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे, तो दूसरा भाग है वो आपके काम करनी है, वो मतगणना के समय काम आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में है आयु संबंधी घोषणा। मान लो कोई ऐसा मतदाता आता है जिसको आपको लगता हो कि उसकी आयु 18 साल से कम है, लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसको आपको मत देने से नहीं रोकना है, लेकिन उससे आयु संबंधी घोषणा ले सकते हैं। तो जैसे जो भी ऐसा कोई आ रहा है, युवा खास करके बच्चे जो हो सकते हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हो, 18 साल के हो गए हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो 18 साल का नहीं हो, तो उसके यहाँ अंगूठा या निशान साइन करवाने हैं, उसका नाम लिख देना है, माता पिता का नाम लिख देना है, निर्वाचक नामावली भाग संख्या क्रम संख्या मतदाता सूची से आपको लिख लेना है, और तैयारी लगा कर यहाँ साइन करवाने उसके, और यहाँ पिटीशन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। तो ये आयु संबंधी घोषणा है। अब इसमें भी 2 भाग हो सकते हैं कि कुछ घोषणा करे कुछ नहीं करे, उसका जो आगे फॉर्मेट आएगा उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये अनुलग्न जो 9 है, इसमें 2 तरह के भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा। उसके बाद में भाग 1 में क्या होगा, उन मतदाताओं की सूची जिनसे आयु संबंधी घोषणा प्राप्त की। जैसे मान लो एक लड़का आया, उसके मतदाता का नाम यहाँ लिख देंगे, निर्वाचक नामावली उसकी भाग संख्या क्रम संख्या लिख देंगे, जो भी मतदाता सूची में है, उसकी आयु मतदाता सूची में दर्ज जैसे 18 साल है, और पीठासीन अधिकारी द्वारा आयु कितनी निर्धारित होती है। जो भी ऐसे मामले होते हैं वो सारे आपको पीठासीन अधिकारी को भेज देने। पीठासीन अधिकारी को मान लो उसको 18 से कम लग रही है, तो वो यहाँ लिखेगा कि 18 से कम आयु लग रही है, और उसका फॉर्म है, साइन आपने पहले इससे यहाँ इस फॉर्मेट में आपने करवा दिए।
यहाँ से वो साइन करके आपको घोषणा दे देगा। आपको इसका रिकॉर्ड रखना है। और मान लो कोई ऐसे है जिनसे घोषणा करने से इनकार कर दिया, कोई ऐसा आ रहा है जिसको आपको डाउट हो रहा है लेकिन वो घोषणा नहीं कर रहा है, तो उसका नाम यहाँ लिख देना है, क्रम संख्या भाग संख्या लिख देना है और जितनी आयु आप निर्धारित करते हैं वो लिखना है। और इसके बाद में पीठासन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। तो ये आयु संबंधी घोषणा हो गई। अब एजेंट को दिए जाने वाले पास का लेखा भी आपको रखना है कि जितने एजेंट्स है उनको आप जो पास देंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, मतदान केंद्र, आपको चुनाव सामग्री साथ कुल कितने पास मिले, जितने भी मिले कैंडिडेट के हिसाब से मिल जाएंगे, और कितने कैंडिडेट वहाँ एजेंट उपस्थित थे। तो जो भी आरओ स्तर पे आपको उम्मीदवार की सूची दी गई उसमें से मान लो जैसे 12 आपको 16 दिए गए, 12 उम्मीदवार थे तो 12 के एजेंट आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मान लो 5 एजेंट ही आए तो आपको 5 वितरित करने हैं। किस किस को वितरित किए, तो ये उम्मीदवार का नाम आ जाएगा। क्या पत्र जारी किया गया, प्रवेश पत्र, तो हाँ लिख देंगे, और किस किस एजेंट को जारी किया उस एजेंट का नाम और उसके साइन ले लेंगे। और उसके बाद में अप्रयुक्त जितने भी रहेंगे वो आपके पास में रखने हैं, तो वो आ जाएगा और यहाँ संज्ञा आ जाएगी, ये साइन आ जाएंगे पीठासन अधिकारी के। उसके बाद में मतदाता जो रजिस्टर है उसके संबंध में भी पीठासन अधिकारी के प्रमाण पत्र है। अब हो सकता है इस बार हो या नहीं हो, अगर ऐसा प्रमाण पत्र आपके आता है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 2022 का फॉर्मेट है, तो इस बार हो सकता है इसको लागू हो या नहीं हो। तो अगर ऐसा फॉर्मेट आता है आपके कि 17 ये जो मतदाता रजिस्टर है उसके संबंध में अगर प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो इसमें लिखा होगा कि क्या मतदाता द्वारा सिद्ध करने के लिए दिए गए अभिलेखों की उसके नंबरों की सही जांच की गई, आपको वहाँ करना है। अंतिम 4 अक्षर जो मतदाता के फोटो पहचान पत्र के तो आपको ईपी लगाना है, लेकिन अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको 4 जो लास्ट डिजिट लिखने हैं। मतदाता के साइन अंगूठा प्राप्त किए तो करना ही है। इसके अलावा क्या मतदाता 17 में भली भांति भरा गया तो भरा हुआ होना चाहिए। या अनुपस्थित शिफ्टेड जो भी है, अगर एएसडी लिस्ट में से कोई आता है मतदाता तो उसके साइन और अंगूठा दोनों लेने हैं, तो वो भी आपको यहाँ यस करना है। यहाँ पीठासन अधिकारी के साइन हो जाएंगे, मतदान अधिकारी जो होंगे उनके भी साइन हो जाएंगे। ये फॉर्मेट अगर आता है तो आपको भरना है, अन्यथा आपको नहीं भरना है। इस बार थोड़ा सा चेंज ये किया कि जो भी 17 का रजिस्टर है उसी में जब मतदान समाप्त हो जाए तो उसके अंत में घोषणा करनी है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। और एक और इसमें आपको लाइन लिखनी है कि ईएसडी की जो लिस्ट थी आपको मिली थी, मान लो आपको ईएसडी में जैसे 15 वोटर थे, उनमें से कितने वोट मतलब जो भी मतदाता है उन्होंने मत का प्रयोग किया, जैसे 5 ने किया, तो आपको वो संख्या लिखनी है कि ईएसडी की जो लिस्ट थी 17 मतदाताओं में से 5 मतदाताओं ने जो एसडी लिस्ट में थे उन्होंने मतदान में भाग लिया या मतदान किया। तो ये आपको सर्टिफिकेट लास्ट में देना है जब 17 का रजिस्टर में सारी एंट्री हो जाए। उसके बाद में समाप्ति पे आपको एक सर्टिफिकेट लिखित में देना है। तो हो सकता है इस बार ये फॉर्मेट नहीं हो और आपको सिर्फ लिखने के लिए, लेकिन लिखने के निर्देश तो है, ये पक्का है। अब उसके बाद में जो अनुलग्न 10 में एक घोषणा होती है, दृष्टिहीन जो भी साथी या कोई शिथिलांग आते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं, वो अपने किसी साथी को लेकर आते हैं, तो उसकी भी घोषणा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में एक बार ही अंदर आ सकता है सहयोगी के रूप में। तो दृष्टि बाधित शिथिलांग मतदाता के साथी का नाम और घोषणा, यानी जो व्यक्ति साथ में आ रहा है मतदाता के, मान लो कोई 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है या दिव्यांग है और उसकी सहायता के लिए कोई युवा आ रहा है, और वो युवा कम से कम 18 साल का होना चाहिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद में उससे भी घोषणा लेनी है जो साथ में आ रहा है कि मतदान केंद्र का नाम वगैरह आ जाएगा कि मैं, यानी जो भी साथ में आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाता के साथी का नाम, जो व्यक्ति युवा साथ में आ रहा है उसका आपको नाम लिखना है, उसके पिता का नाम, उसकी आयु और कौन सा कहाँ का निवासी है, उसके पूरा पता यहाँ लिखना है। उसके बाद में वो घोषणा करेगा कि मैंने आज दिनांक 25 नवंबर को मतदान के किसी भी अन्य मतदान केंद्र पे किसी भी साथी निर्वाचक के साथ साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। यानी वो सिर्फ एक बार ही आएगा, क्योंकि उसको आपको एक घोषणा भी करवानी है, उसके जो साथी है उसकी अंगुली पर निशान भी लगाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद में ये और घोषणा करेगा कि मैं यहाँ जो वोटर जिसके लिए साथ में आया है, जो दृष्टिबाधित मतदाता है, दिव्यांग, उसका नाम लिखना है कि मैं उस व्यक्ति की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा, क्योंकि वो उसके साथ कंपार्टमेंट में जाएगा। तो ये भी घोषणा करेगा कि जिस मतदाता ने मत किसी को कैंडिडेट को दिया है, मैं उसको किसी को भी बताऊंगा नहीं, उसको गुप्त रखूंगा। और उसके साथी के यहाँ साइन हो जाएंगे, जो भी यहाँ नाम आ जाएगा उसी के साइन यहाँ नीचे होंगे। और इस तरीके से ये जो साथी द्वारा घोषणा है ये आपको जरूर करवा लेनी है, ताकि इसका फर्क ये पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के आप साइन करवा के लेंगे तो वो दोबारा किसी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि निर्देशानुसार एक व्यक्ति एक किसी दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति का ही साथी बन सकता है, दोबारा वो बार बार नहीं आए। उसकी आप एक बार स्याही भी लगा लें, उसके जो बाएं हाथ की तर्जनी के पास वाली अंगुली, यानी जो मध्यम अंगुली, उस पर आपको स्याही लगानी है और उससे घोषणा लेनी है, साइन करवाने हैं। उसके बाद में दृष्टिहीन जो प्रारूप 14A, निरक्षर, दृष्टिहीन या शिथिलांग जो भी मतदाताओं की सूची है वो आपको सूची भी मिलेगी, ये आपको तैयार रखनी है, जिसमें जो भी निर्वाचक नामावली के भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचक का नाम, यानी जो दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसका नाम आ जाएगा,
उसका कौन साथी आ रहा है उसका नाम आ जाएगा, साथी का पूरा नाम आ जाएगा, उसके साथी के हस्ताक्षर भी होंगे। तो ये भी फॉर्मेट 14A भी आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें भी पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। जितने भी फॉर्मेट होंगे सभी में पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। अब है निवेदित मतपत्र, टेंडर वोट। टेंडर वोट के संबंध में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको वो मैंने बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब टेंडर वोट के लिए 17B जो फॉर्म भरा जाता है, 17ख भी कह सकते हैं, 17B भी कह सकते हैं, नियम 49P के तहत। तो वो निवेदित मतपत्र के लिए क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति को मतपत्र, अगर ये निवेदित मतपत्र आप दे रहे हैं, टेंडर वोट दे रहे हैं, जो छपा हुआ पत्र आ रहा है, तो उसका भी एक फॉर्म होगा। इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम वगैरह सारा आ जाएगा। उसके बाद निर्वाचक का नाम, जो व्यक्ति निवेदित मतपत्र का प्रयोग कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, यानी उसमें वोटर लिस्ट में उसका कितने नंबर पर नाम है। और इसमें यहाँ आपको ध्यान रखना है, उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17क में क्रम संख्या, जिसने निर्वाचक के बदले में पहले से ही मतदान किया। टेंडर वोट का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति वास्तविक मतदाता आ गया और उससे आने से पहले ही किसी व्यक्ति ने उसके नाम का वोट दे दिया, एक तरह से फर्जी वोट दे दिया, और जिसको एजेंट भी नहीं पहचान पाए या PO1 भी पहचान नहीं कर पाए या कैसे भी हो, अब उस समय वो व्यक्ति कह रहा है मैं खुद व्यक्ति हूँ और मैं अपना वोट देना चाहता हूँ, तब आपको टेंडर वोट जारी करना है। उस समय क्या होगा कि जो व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं उसकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति ने मतदान कर दिया है, तो उसका 17क में मेंशन होगा कि उस क्रम संख्या वाले व्यक्ति ने ये कहाँ किस नंबर पे वोट दिया है। तो उसकी संख्या जैसे मान लो 138 आ गई, वास्तविक वोटर लिस्ट में उसका नाम 970 पे है, लेकिन जब 17क में वो देखेगा तो 138 क्रम संख्या पे कोई और व्यक्ति उसका वोट दे के गया, तो वो संख्या 17क की संख्या वो यहाँ आ जाएगी। निर्वाचक की अंगूठा साइन यहाँ हो जाएंगे, जो वोटर है जिसको टेंडर वोट जारी करें। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट, जितने भी टेंडर वोट होंगे उनका ये फॉर्मेट होगा। उसके बाद नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे और वो फिर अलग लिफाफे में लिखा जाएगा। अब है चैलेंज वोट। अब चैलेंज वोट का मतलब हो गया कि कोई जो भी एजेंट है वो चुनौती देता है कि जो व्यक्ति आया है वो वास्तविक मतदाता नहीं है, वो छद्म है, यानी दूसरा किसी का प्रतिरूपण कर रहा है, यानी फर्जी मतदान दे रहा है। तो उसके लिए आपको जो भी एजेंट है उससे 2 रुपये की रसीद लेनी है, 2 रुपये लेने हैं और उसको रसीद काट के देनी है। जैसे मतदाता की पहचान के लिए को चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट का नाम सहित 2 रुपये की रसीद कटेगी। अब इस तरह की आपत्ति शुल्क या चैलेंज फीस के लिए इस तरह का फॉर्मेट होगा, जिसमें बुक नंबर हो जाएंगे, प्रश्न संख्या हो जाएगी, मतदान विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र जो भी है उसका नाम आ जाएगा, मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा, और यहाँ एजेंट का नाम आ जाएगा कि मैं एजेंट जो भी है अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता से 2 रुपये का नकद लिया, और यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। और वो रसीद देने के बाद ही उसको चैलेंज को स्वीकार करना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी उसको तय करेंगे कि वो वास्तविक मतदाता है या नहीं। अगर चैलेंज स्वीकार हो जाता है, यानी उसकी बात सही पाई जाती है एजेंट की, तो उसको फीस वापस लौटानी है और उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना है। पुलिस का जो फॉर्मेट होगा वो भी आपको बता दूंगा, SHO को किस तरह का शिकायती पत्र लिखना है। और अगर उसकी चुनौती खारिज हो जाती है, वो चैलेंज करने में विफल हो जाता है और मतदाता अपनी पहचान साबित कर देता है, तो उसके 2 रुपये आपको जब्त करने हैं और उसको फिर 2 रुपये की राशि को भी आपको वहाँ जमा कराना पड़ेगा। तो ये चैलेंज वोट के संबंध में चैलेंज फीस थी, आपत्ति शुल्क। इस तरह की इसकी रसीद होगी। आपको जो भी रसीदें मिलेगी उनमें से जो जो ऐसी कटेगी उनका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब उसके बाद में अपेक्षित मतों की सूची, यानी जो चैलेंज वोट है उसकी सूची है, प्रारूप 14 में होगी। अब इसमें क्या होगा, जो भी चैलेंज वोट के मामले होंगे उसका आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि निर्वाचक का नाम, किस व्यक्ति से आपने चैलेंज वोट की जो भी किस व्यक्ति को चैलेंज किया गया, निर्वाचक नामावली उसका भाग क्या है, उसकी क्रम संख्या क्या है, जिस व्यक्ति के खिलाफ अपेक्षित किया गया उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा किसके खिलाफ में किया, उसके बाद में जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है या उस व्यक्ति का पता कहाँ का है, वो तो उसका स्थान का पता आ जाएगा। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, कोई उसको पहचान कर रहा है और उसकी वेरीफाई कर रहा है वो, फिर आक्षेपकर्ता का नाम या एजेंट का नाम आ जाएगा कि कौन एजेंट है जो चुनौती दे रहा है, और पीठासीन अधिकारी का आदेश, चुनौती स्वीकार हुई या चुनौती फेल हुई। स्वीकार हुई तो क्या करना है, फेल हुई तो क्या करना है, मैंने बता दिया। इसके संबंध में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। उसके बाद में निक्षेप का प्रतिदायक प्राप्त करने पर आक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर, यानी जो चैलेंज कर रहा है उसके यहाँ साइन हो जाएंगे। इस तरीके से जितने भी चैलेंज वोट होंगे उनका इस तरीके से आपको रिकॉर्ड रखना है। ये जो कॉलम यहाँ दिए हुए हैं इनको आप गौरव से भरें और देख लें क्या क्या पूछा है, वही आपको यहाँ लिखना है। और ये इस तरीके से चैलेंज वोट का होगा, जिसमें जैसे मतदाता का नाम, जिनकी पहचान को चैलेंज किया गया, वो नाम तो यहाँ आ जाएंगे। मान लो जैसे ये पहला व्यक्ति आया था जिसकी 970 नंबर पे मतदान क्रमांक था और उसका वोट कोई दे करके गया या नहीं दे करके रहे, वो तो फिर उसमें आ जाएगा। निवेदित में उसको चैलेंज किया किसी एजेंट ने तो उसका नाम आ जाएगा। फिर पोलिंग एजेंट का नाम, जिन्होंने चैलेंज की उसका नाम यहाँ आ जाएगा। जो एजेंट चैलेंज कर रहा है कि ये व्यक्ति वास्तव में गलत है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। ये आप देख लें, जो भी कॉलम है आप अच्छी तरह से देख लें। फिर यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे।
अब मतदान ड्यूटी सर्टिफिकेट अगर जो पीठासीन अधिकारी है वो साथी कार्मिकों को जारी करेंगे। जब मतदान समाप्त होने के बाद में आप सारी सामग्री जमा करा देंगे, तब पोलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे उनको तो जो पीआरओ होंगे वो सर्टिफिकेट देंगे, और पीआरओ को संबंधित आरओ सर्टिफिकेट देंगे। तो इस तरीके का हुआ कितने से कितने तारीख तक उन्होंने मतदान करवाया। जैसे मान लो 25 तारीख को है तो 24 को आप जाएंगे तो 24 से 25 तक आ जाएगा, पोलिंग पार्टी की संख्या आ जाएगी और कहाँ कहाँ बूथ का नाम आ जाएगा। और यहाँ जो पीआरओ है उनको तो सेक्टर ऑफिसर या रिटर्निंग अधिकारी है वो साइन करके देंगे, और जो पार्टी के मेंबर है PO 1 2 3 उनको पीआरओ है वो सर्टिफिकेट देंगे। अगर मतदान ड्यूटी का सर्टिफिकेट ईडीसी अगर कोई जारी होती है तो उसका ईडीसी का मामला होगा, तो ये लोकसभा में होता है, विधानसभा में इसमें इस बार नहीं होगा। कोई ईडीसी है तो उसका मेंशन आपको करना है, तो वो एक अलग हो गया। तो ये ईडीसी से संबंधित था। अब ये PS05 सांख्यिकी प्रपत्र है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको भरना पड़ेगा। इसमें सांख्यिकी आ जाएगी, जहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम ये आ जाएगा। उसके बाद बूथ का नाम आ जाएगा, टोटल डेट ऑफ पोल, कितनी तारीख को वोट पड़े, कितने ईवीएम या जो यूनिट है वो बैलेट बॉक्स काम में लिए गए। उसके बाद में वोटर टर्नआउट, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, और थर्ड जेंडर कितने ने वोट दिया, टोटल वोट कितने पड़े। उसके बाद में टेंडर वोट कितने पड़े, वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे क्योंकि वो मशीन में नहीं आएंगे। तो चिन्हित मतदाता सूची से ये आपको एक तो टर्नआउट कितना हुआ, उसके बाद में और इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी मांगी जाएगी वो ईपिक से संबंधित, यानी कितने मतदाताओं ने ईपिक का प्रयोग किया। तो वो आंकड़ा आपको PO 1 के पास में जो मतदाता की चिन्हित प्रति है उसमें जो भी वोटर ये ईपिक लेके आ रहा है उसके ई लगा रहे हैं उससे भी पता चल जाएगा। या 17 का रजिस्टर जो PO 2 के पास में है उसमें भी रजिस्टर में जो अपनी तीसरा जो कॉलम है जिसमें वो व्यक्ति की पहचान के साथ में जो दस्तावेज है, अगर ईपिक ला रहा है तो ईपी लिख रहा है, अन्य डॉक्यूमेंट ला रहा है तो अदर, या जो से आधार ला रहा है तो आधार लिख करके 4 डिजिट लास्ट के लिख रहा है, तो उससे भी आप ईपिक की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ कितने लोगों ने ईपिक से मतदान किया, कितने लोगों ने अन्य डॉक्यूमेंट से किया, वो भी आंकड़ा यहाँ आ जाएगा, नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। और ये फॉर्मेट 17 ए से आपको भरना है, 17 का जो है वो उससे पता चल जाएगा, रजिस्टर से, मतदाता रजिस्टर से, और PO 1 के पास में जो मैं चिन्हित प्रति उससे भी पता चल जाएगा, दोनों से आप मिलान कर लें। और ये PS05 था। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है प्रारूप 10, मतदाताओं जो भी एजेंट है उनकी नियुक्ति से संबंधित। अब एजेंट की नियुक्ति के संबंध में आपको जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे शाम को, तो वहाँ एजेंट आपके पास में आएंगे, फॉर्म मांगेंगे, तो आपको जो भी फॉर्म आपको साथ में दिए जाएंगे वो फॉर्म एजेंट को देने हैं। उनका एक पेपर पे नाम वगैरह लिख लें ताकि बार बार कोई व्यक्ति मांगने नहीं आए, उनके साइन ले लें कि फॉर्म प्राप्त किया, ताकि आपके पास में एक रिकॉर्ड रहेगा। तो एक वाइट पेपर जो आपको मिलेगा उस पर जिस जिस एजेंट को आप फॉर्म दे रहे हैं उसका नाम, किस पार्टी से संबंधित है, वो लिख करके उसके साइन ले लें, ताकि सुबह जब भी वो फॉर्म भर करके आपके सामने लाएगा तो आपको आसानी रहेगी। अब जैसे इसमें क्या क्या होगा, तो मैं अभ्यर्थी, यानी यहाँ तो निर्वाचन अभिकर्ता का नाम हो जाएगा या कैंडिडेट का नाम, दोनों हो सकते हैं। कई बार कैंडिडेट खुद नियुक्त करते हैं, कई बार उनके निर्वाचक एजेंट यानी जो इलेक्शन एजेंट होते हैं वो भी एजेंट को नियुक्त करते हैं, तो उसका नाम आ जाएगा। ऊपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्र का अभ्यर्थी है, यहाँ मतदान केंद्र का नाम आ जाएगा। उसके बाद में एतद द्वारा यहाँ जो नाम आएगा वो एजेंट का नाम आएगा। यहाँ तो जैसे ये जो नाम है पोलिंग एजेंट का नाम, कि किस व्यक्ति को वो एजेंट नियुक्त कर रहा है। तो जो कॉलम है उसको आप एक बार ध्यान से देख लें। जैसे यहाँ तो निर्वाचक एजेंट का नाम, यहाँ कैंडिडेट का नाम आ रहा है, दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। यहाँ एजेंट जो आपके मतदान केंद्र पर नियुक्त हो रहा है उसका नाम आएगा कि इस व्यक्ति को मैं एजेंट नियुक्त कर रहा हूँ, कि ये मतदान केंद्र में नियत जो स्थान है मतदान केंद्र का यहाँ नाम आ जाएगा, उसमें हाजिर रहने के लिए मैं मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता हूँ। तो ये फिर यहाँ निर्वाचक अभिकर्ता के साइन आ जाएंगे, यानी अभ्यर्थी के, एजेंट के या उसके इलेक्शन एजेंट के साइन आ जाएंगे। जहाँ ऊपर नाम आएगा उसी के यहाँ साइन आएंगे। अब आपको ये साइन मिलान करने हैं। मिलान कैसे करेंगे कि जब आप मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे तो आपको इलेक्शन जो भी एजेंट है या जो कैंडिडेट है उनके साइन की पूरी एक लिस्ट मिलेगी, उससे आपको इसका मिलान करना है कि जो साइन उसमें दिए हुए हैं वही साइन इसमें हो, ये आप मिलान कर लें। उसके बाद में वो मतदाता जो एजेंट है, पोलिंग मतदान अभिकर्ता है, वो अपने साइन करेगा, ये करके लाएगा। दूसरा जो साइन नीचे आपको अपने सामने करवाना है, जैसे पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाले मतदान अभिकर्ता की घोषणा, उसको एक बार आप नियम सुना लें कि मैंने नियम सारे पढ़ लिए हैं, वो घोषणा सुना दी है और मैं किसी बात का निषेध नहीं करूंगा, यानी मैं नियमों का पालन करूंगा और मतदान कार्यकर्ता के लिए, अभिकर्ता के लिए कार्य करने के लिए सहमत हूँ। यहाँ जो साइन होंगे वो पीठासीन अधिकारी के सामने होंगे। ये साइन तो वो पहले करके आएगा, लेकिन ये साइन आपको अपने सामने करवाना है पीठासीन अधिकारी को। अब मान लो कोई व्यक्ति है यहाँ पहले से साइन करके आता है, तो आप उसको पास में जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ दोबारा उसके साइन करवा लें। आपकी उपस्थिति में आपके समक्ष हस्ताक्षर करवाएं और तारीख लिख दें कितनी तारीख को हस्ताक्षर किए, और इस तरीके से ये एजेंट होगा। अब एजेंट हस्ताक्षर करके सामने कराएं,
अगर मान लो पहले से ही किया हुआ है तो उसके बगल में आप पुनः हस्ताक्षर करवा लें। आपको अपने सामने एजेंट के हस्ताक्षर करवाने हैं, उसको सारे नियम बता दें कि आपको बार बार बाहर नहीं जाना है, जाएँ तो जो भी रिलीविंग एजेंट है वो जाए, वो सब उसके उसको दे करके जाएगा, वोटर लिस्ट बाहर लेकर नहीं जाएगा, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। जो भी चीज़ें नियम हैं वो मैंने पूरे बता दिए हैं, वो आप एक बार उनको बता दें। अब है एसएचओ का फॉर्म, यानी मान लो चुनौती मत में किसी व्यक्ति की चुनौती स्वीकार हो जाती है एजेंट की, और वो मतदाता फर्जी पाया जाता है, तो आपको थाना अधिकारी जो भी संबंधित हो उनको एक लेटर लिखना है, जिसमें मतदान केंद्र की संख्या, भाग संख्या वगैरह लिखेंगे, और ये सूचित किया जाए कि व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और स्थान का नाम है कि इसके बारे में आक्षेप किया गया था, और इसको आप जो भी को सुपुर्द किया जा रहा है, और व्यक्ति ने जो जिस व्यक्ति के इसमें है कि मतदाता जिसकी पहचान संदिग्ध पाएगी उस मतदाता होने का दावा किया है, और जिसका नाम बिंदुवाचक नामावली के क्रम संख्या भाग संख्या पे है, और ये साबित नहीं कर सका कि वह उक्त निर्वाचक है, और मेरे विचार में ये छद्मवेशी यानी फर्जी मतदाता है, और आप उचित कार्रवाई करें जो भी नियम है। तो इसमें पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे, और जो व्यक्ति छद्म रूप में आया है किसी दूसरे व्यक्ति का मतदान देने के लिए और अपनी पहचान साबित नहीं कर पा रहा है, और एजेंट ने कह दिया कि उसको चैलेंज दिया, और वो चैलेंज, उसका एजेंट का चैलेंज स्वीकार हो गया कि वास्तव में वो फर्जी मतदाता है, तो उसको आपको पुलिस को सौंपना है, उसका नाम वगैरह है वो आपको यहाँ लिखना है, जो व्यक्ति वास्तविक उसका नाम लिखना है, और किस व्यक्ति के लिए वो वोट करने आया वो नाम यहाँ से आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप देख लें, एक तो पोलिंग एजेंट का नाम तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ जैसे मतदाता जिसकी पहचान संदिग्ध हो गई, तो ये फॉर्म आप देख करके अच्छी तरह से भर लें, जो भी कॉलम है वहाँ लागू होते हैं वो देख लें। इसके बाद में ये पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने अतिरिक्त कोई अगर फॉर्मेट आता है तो आपको लिखना है, जैसे सीआरपीएफ की नियुक्ति थी, माइक्रो ऑब्जर्वर थे, कैमरा था, कुल कितने मतदाता थे, डाले गए कितने मतपत्र है, ये उम्मीदवार के नाम वगैरह। अगर फॉर्मेट आता है तो आपको पढ़ना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर बार मैंने कहा कि अपडेट होते रहते हैं, चुनाव में चेंज होता रहता है। ये जो विजिट शीट है ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़नी है, और विजिट शीट आपको मिलेगी। तो मतदान के दौरान जितने भी अधिकारी आते हैं आप उनको पहले यहाँ से आपको पोल की तारीख लिख देंगे, मतदान केंद्र का नाम वगैरह आ जाएगा, इलेक्टर टोटल कितने वो आ जाएगा। अब इसके बाद में नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर्स विजिटिंग, जो भी आ रहे हैं, ऑब्जर्वर आ सकते हैं, डीओ यानी जिला कलेक्टर आ सकते हैं, आरओ यानी जो रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम या एसडीओ है वो आ सकते हैं, ईआरओ आ सकते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट आ सकते हैं, जनरल मजिस्ट्रेट आ सकते हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आ सकते हैं। जो भी व्यक्ति अधिकारी विजिट के लिए आए उसका नाम लिख दें, वो अपना पद लिख देगा, जैसे यहाँ नाम आ गया, ये जोनल है, ये सेक्टर ऑफिसर है, जो भी है। उसके बाद में कितने बजे विजिट की, 10 बजे की, 11 बजे की, 1 बजे की। फिर वो अपनी वहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि शांतिपूर्वक है, कोई घटना हुई है, जो भी है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पोल उस समय कितने वोट पड़े वो आंकड़ा यहाँ लिखना है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, और परसेंटेज आपको निकालना है, टोटल में से ये परसेंटेज आप निकाल देंगे, और कोई रिमार्क उनका होगा तो वो लिखेंगे और यहाँ आगे साइन करेंगे। तो जो भी अधिकारी विजिट के लिए आते हैं आपको विजिट शीट पे हर बार उनके साइन करवाने हैं, और इस तरीके से नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। मतदान के लिए, मतदान स्थल पर भ्रमण के लिए आए हुए जो भी अधिकारी है उनको विजिट शीट में रिपोर्टिंग करेंगे तो उनके लिए साइन करवाना है। इसके अलावा ईवीएम यानी लेखा जमा कराते समय, अभिलेख वगैरह जमा कराते समय अतिरिक्त सूचना अगर कोई मांगी जाती है, जैसे कुल कितने मतदाता थे, कितनों ने वोट दिया, तो ये आंकड़ा आपके बार बार कहीं न कहीं काम आएगा। एक तो टोटल संख्या आप जो वोटर लिस्ट आपको दी उससे नोट कर लें, कितने पुरुष है, कितने महिला है, कितने ट्रांसजेंडर, और टोटल वोट कितने आपके उस बूथ पे है। उसके बाद में जितने व्यक्तियों ने मतदान किया उसका आंकड़ा अंत में आ जाएगा। उस आंकड़े को आप एक कागज़ पे लिख कर रखें, कई फॉर्मेट में कई बार इसकी सूचना मांगी जाएगी। टेंडर वोट है, चैलेंज वोट है, या फिर ईपिक के द्वारा कितना लोगों ने वोट किया, अन्य डॉक्यूमेंट्स के द्वारा कितना लोगों ने वोट किया, ये आपके PS05 में भी काम आएगा। फिर 49O में अगर किसी वो का वोट हुआ तो वो लिखना है, कितने एजेंट थे, कोई एजेंट उपस्थित नहीं था, तो या ऐसा जो भी है। इसके अलावा अगर मान लो ये फॉर्मेट हो तो आपको पढ़ना नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ईएसडी लिस्ट में से कितने व्यक्तियों, कितने ईएसडी में लिस्ट में जैसे 9 नाम थे, कितने लोगों ने मतदान किया, ईएसडी लिस्ट में से 3 ने किया, तो उसकी यहाँ, क्योंकि उसका आपको 17 का रजिस्टर में अंत में लिखना पड़ेगा कि ईएसडी लिस्ट थी उसमें 9 या 10 जितने भी व्यक्ति थे उनमें से इतने लोगों ने मतदान किया। उसके बाद में कोई घटना है तो वो आपको मेंशन करना है। ये फॉर्मेट जो भी आपको मिले वो आपको भरना है, अगर नहीं मिलता है तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। वोटर टर्नआउट का भी परसेंटेज का भी फॉर्मेट होता है, अगर आपको दिया जाता है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, कितने वोट डाले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि बार बार आपके आंकड़े पूछे जाएंगे, टोटल वोट कितने हैं और कितने वोट पड़े, कितने परसेंटेज रहे, ये लास्ट में आपको निकालना है। कितने लोगों ने ईपिक से मतदान किया, कितने लोगों ने अन्य डॉक्यूमेंट से। ये आंकड़े सभी जगह एक जैसे होना चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग नहीं हो, ये आप सुनिश्चित करें। और जहाँ भी हो पीठासीन अधिकारी के नीचे साइन होंगे किसी भी फॉर्मेट में। इसके अलावा जैसे 49O के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने भाग लिया या घोषणा की तो वो आ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने 49O यानी
अंदर आया, उसने सारी फॉर्मेलिटी की, उसके बाद में वो मतदान देने से मना कर रहा है, मशीन पे जाकर के अगर मैं वोट नहीं दूंगा, तो उसकी भी एंट्री इस तरीके से फॉर्मेट अगर आपको वो मिलता है तो आपको भरना है। अन्यथा नहीं अगर मिलता है तो कोई बात नहीं, यहाँ जो भी फॉर्मेट होंगे नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। 49 जो नियम वो है वो क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया है, आपको बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद में 49 टेस्ट वोट का मामला है। तो टेस्ट वोट का इस तरीके का जो फॉर्मेट होगा, जिसमें उसको पहले नियम सुनाना है कि अगर उसकी बात गलत होती है तो उसको 6 महीने की सज़ा या 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना सकता है, या दोनों बातें हो सकती है। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट है। आपको नीचे जो भी ऐसा कोई मतदाता आता है जो 49 के तहत घोषणा करता है, तो उसके नाम, उसके माता पिता का नाम या मतदाता सूची में भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारी डिटेल्स उसको लिखनी है। यहाँ भी पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। इसके अलावा जो भी फॉर्मेट लागू होते हो वो आपको इसमें ये जैसे पहचान मशीन के जो भी स्टिकर वगैरह होंगे, इस तरीके जो एड्रेस टैग होंगे वो आपको भरने हैं। जहाँ जहाँ एड्रेस टैग लगाने हैं वहाँ ईवीएम पे लगाएंगे। बैलेट यूनिट तो बैलेट यूनिट की क्रम संख्या लिख देंगे। अगर कंट्रोल यूनिट पे लगा रहे हैं तो कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख देंगे। जो भी टैग जिस तरह का लागू होता हो वो आपको यहाँ से भरना है। इसके अलावा ये जो फॉर्मेट है ये दृष्टिहीन मतदाताओं के संबंध में, तो जो भी दृष्टिहीन या ब्रेल लिपि वगैरह की सहायता से जिसने मतदान किया है, तो आपको ये संख्या लिखनी है। अगर नहीं करते हैं तो आपको NA करके या नील करके आपको ऊपर देना है। फॉर्मेट को भी आपको खाली नहीं रखना है, जो आपके लागू नहीं होता उसको आपको NA या नील करके पीठासीन अधिकारी साइन करके उस लिफाफा, जो भी लिफाफा होगा उसमें आपको डाल देना है। अब सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी कई बार सूचना देनी पड़ती है, वो भी फॉर्मेट अलग अलग तरह के मांगेंगे। तो सारे फॉर्मेट वही होंगे, आंकड़े वही होंगे, कुल टोटल कितने वोटर थे, कितने मत पड़े, 17 का में कितने दर्ज हुए, कितनों ने इनकार किया, या ईवीएम के द्वारा कितने पड़े, ईवीएम के अदर अलावा कितने हुए, टेंडर वोट कितने हुए, ये सारे मैंने कहा कि एक आप सुबह जब आप मतदान शुरू करें एक वाइट पेज पे सारे आंकड़े लिखते जाएं, ताकि आपको बार बार आवश्यकता इनकी पड़ेगी, पूरे दिन में पड़ेगी। मॉक पोल के दौरान कितने एजेंट उपस्थित थे, टोटल कितने एजेंट थे, ये सारी सूचनाएं अगर मांगते हैं तो आपको देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी फॉर्मेट से। अब एक दो फॉर्मेट और जो इंपॉर्टेंट रह गए हैं, एक तो पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है। अब जैसे ये पोलिंग सेक्टर ऑफिसर वगैरह मांगते हैं तो अलग बात है। ये भी सामान्य जो निर्देश है, चेकलिस्ट है, सामग्री प्राप्त करेंगे वो, ये सारे जो काम के फॉर्मेट है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जिनका ESD में नाम है उनके लिए भी आपको एक तरह का फॉर्मेट मिलेगा। जिस मतदाता की घोषणा पत्र जिसका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत, यानी ESD, एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ में है, तो उसमें से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको आपको यहाँ इस तरीके से उसका फॉर्म भरवाना है, जिसमें मतदान केंद्र का नाम वगैरह आ जाएगा, व्यक्ति का नाम, मतदाता का नाम आ जाएगा जिसका ESD लिस्ट में नाम है, क्रम संख्या आ जाएगी उसकी, वोटर लिस्ट संख्या। और मुझे ज्ञात है कि मैंने प्रतिरूपण IPC 171D के तहत चुनाव अपराध है, और ESD मतदाता अगर हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर भी करवाने हैं और उसके अंगूठे का निशान भी लेना है और रजिस्टर में भी लेना है, और इस तरीके से ये वो साइन कर लेगा, पीठासीन अधिकारी के नीचे साइन हो जाएंगे। तो ये ESD लिस्ट से संबंधित कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके लिए है। इसके अलावा ये शिफ्टेड इन्फॉर्मेशन है, ये कितने वो शाम बाद में जब शाम को आप के कितने ESD लिस्ट में नाम थे, कितनों ने वोट दिया, कितने परसेंट ने वोट दिया, तो ये भी आंकड़ा अगर फॉर्मेट है तो आपको भरना पड़ेगा। कि जैसे ESD में टोटल 9 मतदाता थे, ESD लिस्ट में से 9 में से 3 ने मतदान में भाग लिया, तो उसका प्रपत्र आपके जो ऊपर होगा, इसमें 3 व्यक्तियों के यहाँ जो भी इस तरह के 3 फॉर्म भरे जाएंगे वो आप देख लें, और यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। 9 में से 3 ने दिया यानी 33% वोट उनके दिए, यहाँ पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। या मतदान अभिकर्ता स्थानांतरण, यानी एजेंट चेंज होते हैं अगर, तो उसके लिए जैसे कोई एजेंट गया उसकी जगह कौन सा आया, तो कितने बजे गया उसकी जगह कौन सा आया, तो वो एजेंट के प्रवेश की निकासी की गतिविधि का विवरण होगा, एजेंट की मूवमेंट शीट होगी। इसके अलावा जो एक और 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ, पीठासीन अधिकारी की डायरी। इसके संबंध में मैंने पूरा वीडियो विस्तार से बनाया हुआ है, फॉर्मेट भरा हुआ है, उसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे जो भी कॉलम लागू होते हैं वो शासकीय भवन है, अर्धशासकीय है। इसके अलावा स्थानीय रूप से कोई मतदान अधिकारी भर्ती किए गए हैं, क्योंकि नहीं कर सकते, जो भी प्रशासन द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं वही होंगे। EVM से संबंधित कौन सी CU काम मिली, कितनी CU काम मिली, अगर मान लो मशीन चेंज की गई तो 1+1 कर दें। कंट्रोल यूनिट कौन कौन सी काम में ली, तो CU पे जो भी टैग लगे हो उसको आपको देख करके यहाँ नंबर पढ़ने हैं, BU के नंबर पढ़ने हैं। इसके अलावा पेपर सील कौन कौन सी काम में ली वो आपको देखना है, स्पेशल टैग कौन से काम में लिए, स्ट्रिप सील इस बार नहीं है तो ग्रीन पेपर सील है तो वो आप यहाँ लिख दें, और कोई लागू नहीं होता तो आप NA कर दें, यानी नॉट एप्लीकेबल है। इसके अलावा VVPAT का प्रयोग है तो VVPAT की संख्या लिखेंगे, प्रयोग है तो VVPAT का मेंशन करना है इसमें। इसके अलावा ऐसे मतदाताओं का जिनका एजेंट कितनों ने नियुक्त किया, तो एजेंट कितने थे,
कुल कितने नियुक्त उनमें से कितने एजेंट समय पर आए, कितने विलम्ब से आए, कुल एजेंट मतदान समाप्ति के समय कितने उपस्थित थे, मतदान केंद्र पे कुल कितने वोटर थे। ये आंकड़ा बार बार आपके आएगा, तो आप अच्छी तरह से इनको याद कर लें। और उसके बाद में कितने लोगों ने 17 का रजिस्टर में मतदान दिया, उसके बाद में मशीन में कितना हुआ। अब जैसे 2 का डिफरेंस आ रहा है, जैसे मशीन में 802 है जबकि 17 का में 804 है, तो 2 वोट कहाँ गए। तो 2 वोट कौन से हुए, जिन्होंने मत देने से निश्चय किया, न देने का निश्चय किया। यानी 49 ओ के अंदर 2 वोट ऐसे आ गए जिन्होंने 17 का में रजिस्टर में साइन की, लेकिन अंत में जाकर कहा कि हम वोट नहीं देंगे। तो वो 2 का आंकड़ा यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो आपके ये इसमें से ये मैच हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मतदान अधिकारी प्रथम के यहाँ साइन होंगे प्रशासन अधिकारी की डायरी में, और पीओ के साइन होंगे, और इसमें प्रथम मतदान अधिकारी के साइन, और इसके बाद में निर्वाचक जिन्होंने मत दिया। ये बार बार आंकड़ा मैंने कहा कि आपको पूछा जाएगा कितने वोटर टर्नआउट हुआ। ये 05 में भी होगा, 17 ग में भी होगा, और यहाँ भी आपको देना पड़ेगा, जिसमें ये कितने पुरुषों ने भाग लिया, कितने महिलाओं ने लिया, कुल कितने वोट पड़े, चैलेंज वोट कितने पड़े, अगर ईडीसी है तो कितनी हुई, ओवरसीज मतदाता कोई है तो वो कितने हुए, प्रॉक्सी है तो कितने हुए। इनके संबंध में प्रॉक्सी के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी आप देखें। कितने लोगों से घोषणा प्राप्त की, जैसे मैंने शुरुआत में फॉर्मेट बताया था, वो भी आपको लिखना है। कि मतदान स्थगित करना आवश्यकता, ऐसी कोई परिस्थिति तो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रत्येक 2 घंटे का आपको रिकॉर्ड लिखना है कि 7 से 9 बजे तक कितने वोट पड़े, 11 बजे तक कुल पहले तो कितने वोट पड़े, यहाँ आगे कुल आ जाएगा, इसको आज जोड़ेंगे तो कुल आता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भरते रहें जो भी। और उसके बाद में मतदान जब समाप्त हो रहा है उस समय अगर कोई व्यक्ति पंक्ति में लगे हुए हैं तो कितनी संख्या थी, अगर नहीं लगे हैं तो 0 कर दें। फिर उस समय कितने बजे मतदान समाप्त हुआ, जैसे 6 बजे होगा तो यहाँ 6 बजे आ जाएगा। और उसके बाद में या कोई अपराध वगैरह किसी तरह का हुआ तो वो ये पूरा मैंने अलग से भर के बताया हुआ है। इस तरीके से जो भी कॉलम है वो आपको एक बार अच्छी तरह से देख करके नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से भरें। ये चेक मेमो है पीठासीन अधिकारी के लिए कि क्या क्या चीज़ सामग्री आपने ली, क्या क्या किया। तो ये अगर फॉर्मेट आता है तो आपको पढ़ना है, अन्यथा आप इसको छोड़ दें। जो भी फॉर्मेट आपके मिलेंगे, मैंने लगभग सारे फॉर्मेट आपको बता दिए। ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि यहाँ जितने भी आंकड़ा सब में समान होना चाहिए। ये तो थोड़ा गलत भरा हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जितने भी कैंडिडेट है उनके हिसाब से न्यूनतम 50 वोट आपको डलवाने हैं और प्रत्येक को समान वोट नोटा सीट डलवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा इस तरीके से 50 हो जाएंगे। और मॉक पोल डेटा क्लियर करने के लिए सीयू का बटन दबाया गया। अब जैसे इसमें आपको सीयू का बटन दबाया गया, ये पूरा लिखित में देना पड़ेगा। उसके बाद में वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्चियाँ निकाली गई, हाँ ये सभी जैसे जहाँ हाँ आ रहा है वहाँ हाँ आना चाहिए। और एजेंट को दिखाया गया ड्रॉप बॉक्स कोई भी पर्ची नहीं थी तो हाँ वार्षिक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची नहीं है। और वीवीपैट में सभी को दिखाया गया तो ये हाँ लिखना है। तो जो भी कॉलम आपको है वो सारे पढ़ने हैं। एजेंट के साइन यहाँ हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ मतदान अधिकारी के भी साइन होंगे। तो मैंने आपको पहले कहा कि ये टीम वर्क है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि सीयू में 0 वोट है, तो आप टोटल वोट दबा करके मतदान से पहले चेक कर लें कि सीयू में टोटल वोट 0 है, क्योंकि इसका मेंशन भी आपको 17 क में भी शुरुआत में करना पड़ेगा। और उसके बाद में प्रत्येक मतदान अधिकारी यहाँ साइन हो रहे हैं, तो सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। इसके बाद में और कोई जैसे ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 2 है जो पावर पक्ष से संबंधित है। अगर मतदान के समय सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की बैटरी चेंज होती है तो आपको उसकी क्रम संख्या लिखनी है। पावर पैड बदले जाने का कारण, जैसे बैटरी लो बता रहा है या कोई भी कारण है काम नहीं कर रहा, तो वो आपको लिखना है। जो जो कॉलम लागू होते हो वो लिखना है और एजेंट के यहाँ नाम लिख करके साइन करवाना है। और सीयू की बैटरी बदले या ख़राब होती हो तो ही उसको ये फॉर्मेट पढ़ना है, अन्यथा आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो तीसरा भाग है वो मतदान समाप्त होने के बाद में क्लोज बटन दबाने से संबंधित है। मैं ऊपर की जो भी जानकारी होगी इसके बाद में ये प्रमाणित किया जाना कि मैंने मतदान की समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थिति में सीयू का क्लोज बटन दबाया है। और यहाँ एजेंट मतदान अधिकारी जो तीनों हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, उनके भी साइन हो रहे हैं। तो जो भी साथी पोलिंग पार्टी में है वो सभी ये जिम्मेदार है इसके लिए कि अगर सीयू का बटन नहीं दबाया, क्लोज का बटन नहीं दबाए, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर क्लोज का बटन नहीं दबाएगा तो मतगणना जैसे 3 दिसंबर को होगी और 25 को वोट हो जाएंगे, तो बीच में जो भी गैप होगा 7-8 दिन का, उस दौरान बैटरी है वो डाउन हो जाएगी और मतगणना के समय समस्या आएगी। तो ये भी इस बार लिखित में आपसे ले रहे हैं कि सीयू का क्लोज बटन दबा दिया गया है और आप खुद साइन करें, सारे मतदान अधिकारी साइन करें। तो आप जरूर इसको चेक कर लें। इसके बाद में जो भी एजेंट उपस्थित है उनके भी यहाँ साइन करवाने हैं, फिर पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाएंगे। ये 3 प्रपत्र हो गए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के। और ये तीनों प्रपत्र भाग 1, 2, 3 आपको काउंटर पे जमा कराने हैं, 1 नंबर काउंटर पे। इसके अलावा प्रपत्र 4 और 5 है वो मॉक पोल के दौरान अगर कोई रिप्लेस होता है पीयू सीयू वगैरह तो 4 पढ़ना है। और वास्तविक पोल के दौरान अगर कोई रिप्लेस होता है तो 5वां पढ़ना है। इन दोनों के संबंध में, ये रिपोर्ट के संबंध में मैंने अलग से वीडियो बना रखा पूरा डिटेल में। तो जो जो भाग आपके चेंज हो रहा हो वो आपको लिखना है। जैसे मान लो वीवीपैट चेंज हो रही है तो यहाँ वीवीपैट लिख देंगे, किस कारण से चेंज हो रही है तो एरर आ रहा है,
जो भी रिप्लेसमेंट के समय क्योंकि ये सारा रिप्लेस या एक्स्ट्रा जो भी सामग्री होगी वो आपके सेक्टर ऑफिसर के पास में होगी, तो सेक्टर ऑफिसर के यहाँ साइन हो जाएंगे। फिर मॉकपोल के जैसे मान लो वीवीपैट रिप्लेस हुई तो वीवीपैट नई कौन सी काम वाली उसका नाम आ जाएगा। अगर बीयू रिप्लेस हो रही है तो बीयू का आ जाएगा, सीयू रिप्लेस हो रही है तो सीयू का आ गया, क्योंकि मॉकपोल के दौरान सिर्फ सिंगल यूनिट जो खराब होती है वही रिप्लेस होगी। फिर एजेंट के यहाँ साइन हो जाएंगे। मॉकपोल के दौरान खराब हुई ईवीएम या वीवीपैट को बदलने पर इस पर प्रपत्र को अनिवार्य रूप से पढ़ना है और ये प्रपत्र आपको सेक्टर ऑफिसर को देना है। उसके बाद में जो 5वां प्रपत्र है वो वास्तविक पोल के दौरान ईवीएम या वीवीपैट रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग रियल पोल, मतदान के दौरान। तो जैसे मान लो इसमें ये खराब होगी वीवीपैट, तो वीवीपैट चेंज करेंगे, उसका एरर वगैरह आ जाएगा। अगर बीयू खराब होती है तो बीयू और सीयू वीवीपैट तीनों चेंज होंगे, तो वो आपको ध्यान रखें। मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है कौन कौन से चीज़ें कब खराब होगी, उसका अलग से वीडियो बना रखा है। फिर उसके भी यहाँ एजेंट के साइन होंगे। और वार्षिक मतदान के दौरान यदि ईवीएम या वीवीपैट को बदलते हैं तो फॉर्म भरना है। अगर नहीं बदलते हैं तो इसको पूरे फॉर्म को आप NA करके इसको खाली छोड़ सकते हैं, नीचे साइन कर दें। सेक्टर ऑफिस के साइन उसी स्थिति में होगी जब बदला जाएगा, अगर नहीं बदला जाएगा तो कोई आवश्यकता नहीं है, पिटिशन अधिकारी नीचे साइन कर लें। तो ये सारे फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिए, एक एक फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, बहुत विस्तार से बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और जितने भी साथी आपके मतदान करवाने जा रहे हैं उन सभी से ये वीडियो जरूर शेयर करें। और मैं आपको पुनः बता दूं, सारी जानकारी मैंने आपकी सुविधा के लिए बताई है। इसमें कुछ भी आपको संशय है या फॉर्मेट कोई चेंज होता है तो मैंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश समय समय पर बदलते रहते हैं। आज भी जो निर्देश है हो सकता है चुनाव के दिन कुछ अपडेट आ जाए, कुछ चेंज आ जाए, तो उसके लिए आप अपडेट होते रहें। मैं भी कोशिश करूंगा कि चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो देने का प्रयास करूंगा। तो जो भी नियम है चुनाव आयोग के उनको आपको पालना करनी है। ये जो सारा वीडियो है मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, ये आप जरूर याद रखें और अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।